चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की रेगुलर होने वाली हमारी ये नियमित साप्ताहिक बैठकों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा 272वां वेबिनार है। साथ ही आज हम पूरे विश्व में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। वैसे तो हम हर सप्ताह महत्वपूर्ण विषयों पर ही बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा विषय जो पिछले कुछ सालों में अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या पॉक्सो की एक्ट की बात करें तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रासंगिकता के साथ हम सबके समक्ष उभर कर आया है। सहायक व्यक्ति या सपोर्ट पर्सन। 2020 में जब पॉक्सो के रूल्स बने थे उस समय इस सहायक व्यक्ति की अवधारणा या इसका कॉन्सेप्ट आया था और एनसीपीसीआर ने एक लंबी गाइडलाइन, कुछ 40-45 पेज की गाइडलाइन जारी की थी और एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए देश भर के लोगों का कि क्या प्रक्रिया रहेगी इनके चयन की और क्या ये काम करेंगे, किस प्रकार से इनका नियुक्तियां की जाएगी और किस प्रकार से सहयोग करेंगे, क्या काम करेंगे, इन सारी बातों के बारे में डिटेल में बातचीत की गई है। नियम 2F में जो है पॉक्सो के इनकी परिभाषा दी गई है, कौन सा व्यक्ति होगा जो पॉक्सो में सहायक व्यक्ति बनेगा। नियम 4(3)E, 4(7) और 4(12) में इनके कर्तव्य, किस प्रकार इनको हटाया जा सकता है और किसको नियुक्त किया जाता है, इस पर डिटेल बारे में दी गई है। गाइडलाइन भी अलग से जारी की गई है एनसीपीसीआर के द्वारा। नियम 4 में ही दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं पॉक्सो के नियम 2020 के। नियम 4(14) में इंफॉर्मेशन टू सीडब्ल्यूसी, कोई भी केस अगर रजिस्टर्ड होता है तो 24 घंटे के अंदर एसजेपीयू के द्वारा या पुलिस के द्वारा उसकी सूचना संबंधित सीडब्ल्यूसी को लिखित में प्रारूप बी भर करके देना अनिवार्य होता है, जिस पर कि उस थाना प्रभारी के अगर एसएचओ है तो एसएचओ, टीआई या जो भी है, जैसी भी व्यवस्था है उस थाने के प्रभारी के द्वारा सूचना किया जाना अनिवार्य होता है। ऐसे ही 4(10) में एक महत्वपूर्ण प्रावधान सीडब्ल्यूसी और एसजेपीयू के लिए दिया गया है कि आप किसी भी केस में किसी भी व्यक्ति को अगर सहायक व्यक्ति नियुक्त करते हैं, सपोर्ट पर्सन बनाते हैं, तो उसकी जानकारी स्पेशल कोर्ट को देना भी अनिवार्य है। इन सारे मामले में स्पेशल कोर्ट की अगर हम बात करें तो हर जिले में पॉक्सो कोर्ट्स होती हैं, या अगर जुवेनिलिटी की बात करें, हम वयस्कों के सिलसिले में बात करें तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है तो पॉक्सो के मामले में अगर आरोपी भी नाबालिग है, पीड़िता भी नाबालिग है, तो ये सारे मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने के बावजूद भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलते हैं, तो उनको भी सहायक व्यक्ति की एक कॉपी दिया जाना अनिवार्य है, उनको भी सूचना दिया जाना अनिवार्य है। ये सारी पृष्ठभूमि है सहायक व्यक्ति की। इसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉक्सो एक्ट में सहायक व्यक्ति की भूमिका, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सपोर्ट पर्सन इन पॉक्सो एक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट संजय विजय सेंगर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप महाराष्ट्र स्टेट पीसीआर में मेंबर रहे, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य रहे हैं। आप जेजेबी मेंबर अकोला में 2018 से 22 तक रहे हैं। आप चेयरपर्सन अकोला सीडब्ल्यूसी में 2013 से 18 तक रहे हैं। इसके पहले आप सीडब्ल्यूसी अकोला में सदस्य भी रहे हैं। आप उत्कर्ष सोशल वेलफेयर सोसाइटी अकोला के सदस्य। बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे लगभग 20 साल से ऊपर का अनुभव है सर का। ट्रेनिंग आप सीडब्ल्यूसी में, इंडक्शन ट्रेनिंग पुणे में, जेजे एक्ट में, लगातार पुलिस विभाग को, एसजेपीयू को, इन सभी जगहों पर चाइल्ड लाइन डॉक्टर्स को पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, एमटीपी एक्ट या पॉस एक्ट जैसे विषयों पर लगातार सर प्रशिक्षण देते रहे हैं। तो आज के विषय पर मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं संजय सेंगर सर से कि आज का जो हमारा विषय है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सपोर्ट पर्सन अंडर पॉक्सो एक्ट, उस पर अपनी बात रखें। संजय सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया कृपाशंकर भाई साहब। सबसे पहले हम सबके आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज और जिन्होंने हमें संविधान दिया है ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं विनम्रता से नमन करता हूं। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि सीसीएफ और राष्ट्रीय सेवा भारती ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं भारत माता के अलग अलग राज्यों से इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी सम्माननीय सदस्यों के समक्ष सपोर्ट पर्सन के बारे में मैं अपनी बात रख सकूं, जो कि कानून में दिया हुआ है, गाइडलाइन में दिया हुआ है। मुझे सभी सम्माननीयों को बताते हुए हर्ष होगा कि ये काफी दिनों से कृपाशंकर भाई साहब से हमारी चर्चा हो रही थी कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसको अभी तक कहीं ऐसा कोई टच नहीं किया गया।
मैंने महाराष्ट्र में भी देखा है, तो एक्सेप्ट मुंबई कहीं भी हमने सपोर्ट पर्सन के बारे में ट्रेनिंग हुआ या कोई बात हुई ये नहीं देखे। मुझे मध्य प्रदेश की जानकारी नहीं है कि वहाँ किस तरीके से सपोर्ट पर्सन के बारे में कभी बात हुई या नहीं हुई हो, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसके बारे में चूंकि जानकारी सभी के पास में सही जानकारी नहीं होने की वजह से चाहे सीडब्ल्यूसी हो, चाहे डीसीपीयू हो या सपोर्ट पर्सन हो, हर कोई यंत्रणा अपने अपने हिसाब से उसको डील कर रही थी, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। लेकिन मैं शुक्रिया इसीलिए अदा कर रहा हूँ कि ये पहला प्लेटफॉर्म है और कृपाशंकर भाई साहब अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में। उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। ये इसी माध्यम से सभी लोगों को एक स्पष्टता और एक पहला कदम होगा। मैं सीसीएफ राष्ट्रीय सेवा भारती का आभार इस तरीके से व्यक्त करता हूँ कि इस किताब में न जाने कितने पन्ने हैं, इस किताब में न जाने है कितने पन्ने, मैंने तो बस पढ़ाया है आपने। सर हम सपोर्ट पर्सन पहले भी देखते थे, लेकिन कृपाशंकर भाई साहब और सभी लोगों के आग्रह से हमने इसको फिर से बहुत अच्छी तरह से किया है और हम शुरू करते हैं। क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है और हम जितना भी इसमें कवर कर सके और जितने सवाल और ये होगा तो उससे ज्यादा अधिक स्पष्टता आएगी। इस सेशन को हम मोटे तौर में 4 भाग में हम देखेंगे। पहले तो ये एनसीपीसीआर की गाइडलाइन हम सब चर्चा करने वाले हैं आज। महाराष्ट्र में प्रेरणा एनजीओ यूनिसेफ ने भी एक किताब निकाली हुई है, लेकिन हम आज सिर्फ एनसीपीसीआर की गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे। और ये गाइडलाइन जब आई है तो इसके पीछे का एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट थे। वी द वुमन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का है और बचपन बचाओ आंदोलन और यूनियन ऑफ इंडिया ये 2022 का ऑनरेबल कोर्ट का ये जजमेंट है। और उसके बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने एनसीपीसीआर को इसके बारे में बताया, सूचना दी कि आप इसके बारे में एक गाइडलाइन तैयार करें और ये फिर गाइडलाइन आई हुई है। और इस गाइडलाइन के कुछ चीजें जो है वो हमें समझनी बहुत जरूरी है कि क्यों ये है। गाइडलाइन में ये जितनी बातें दी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से, तो कुछ जो बातें थी उसमें जैसे था कि पॉक्सो के सभी केसेस में सपोर्ट पर्सन देना चाहिए। हर स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति करेंगे। ये गाइडलाइन बड़ी सतर्कता और परिपूर्णता से बनाया हुआ है। सभी स्टेक होल्डर का मोस्टली इसमें समावेश किया है। और विशेष बात ये है कि गाइडलाइन में यूनिफॉर्मिटी, सभी राज्यों की यूनिफॉर्मिटी आएगी कि सपोर्ट पर्सन क्या है, पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल क्या है, और उस वजह से सभी का उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी। जैसे कि मैं निवेदन किया था कि ये 4 हिस्सों में हम देखेंगे कि ये तो एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर की इसमें भूमिका क्या है, उसके बाद में सीडब्ल्यूसी की भूमिका क्या है, इसमें डीसीपीयू की क्या भूमिका है, और सपोर्ट पर्सन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इन बातों को हम देखेंगे और आखिरी में हम सबसे अच्छी बात करेंगे। देखिए, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी हो, प्रोफेशनल जिंदगी हो, दिक्कतें तो कई होती है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी होती है जो सबसे आखिरी स्लाइड या आखिरी पड़ाव में हम वो बात करेंगे। ये जब गाइडलाइन बनी है तो इस गाइडलाइन के पीछे का जो सिद्धांत रहे हैं वो है कि हर बच्चे को अपना जीवन जीने का अधिकार है, बालक का हित सर्वतोपरि है। आप जानते हैं जेजे एक्ट के सेक्शन 3 में जो प्रिंसिपल दिए हैं उसमें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड बताया है। सम्मानजनक व्यवहार के वो अधिकारी है बच्चे। भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों के, किसी भी जात रंग भेद ये कहीं नहीं होना चाहिए। विशेष सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए और उनको सूचित करने का अधिकार उनका होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या रहा है ये अगर हम समझ लें, बहुत बार पॉक्सो केस में जो पीड़ित होते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। शायद समाज का कुछ अंग उन्हें कुछ इस तरीके से भी ये करता हो तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। इस गाइडलाइन का उद्देश्य यह है कि तज्ञ व्यक्तियों के माध्यम से उस बच्चे को उस पीड़ा से, उस जो उसको वेदना हो रही है उससे बाहर निकालना, बच्चे को मानसिक और भावनात्मक बल देना। साथ ही सपोर्ट पर्सन का हम उनके ड्यूटी में भी देखेंगे कि न्यायिक व्यवस्था में
उनकी मदद होनी चाहिए और बच्चे का जो रिहैबिलिटेशन है उसमें उसकी मदद होनी चाहिए। अब सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति और उनकी योग्यताएं क्या होगी इस बारे में हम थोड़ा ब्रीफली हम जान लेंगे। जैसे कि पहले ही निवेदन किया है कि पॉक्सो के इसमें नियुक्ति की जाएगी सभी केसेस में। इसमें सिर्फ अपवाद यह होगा कि अगर बालक या उसका परिवार इनकार कर दे कि मुझे सपोर्ट पर्सन या हमें सपोर्ट पर्सन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इनकार भी जायज होना चाहिए, वो बिना किसी दबाव के, अवांछित प्रभाव के वो होना चाहिए। बालक के माता पिता या उनके पेरेंट्स इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें सपोर्ट पर्सन नहीं चाहिए, तो उसके पहले सीडब्ल्यूसी ने उनका काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सपोर्ट पर्सन की जरूरत क्या है। साथ ही अगर फिर भी वो इनकार करते हैं तो बच्चे का हित सर्वतोपरि और उसकी सहजता को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय का अनुपालन होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीडब्ल्यूसी की जिम्मेदारी यहाँ खत्म हो जाएगी। हम सिर्फ सपोर्ट पर्सन के ही बारे में इतने माध्यम से बात कर रहे हैं, और अगर वो इनकार कर देते हैं तो सीडब्ल्यूसी का ये कर्तव्य बनता है कि उचित कारण लिखकर माननीय न्यायालय को सरकारी वकील साहब के माध्यम से सूचित किया जाए। अब क्या योग्यता होनी चाहिए सपोर्ट पर्सन के इसकी, तो सोशल वर्क होगा, सोशल साइंस होगा या साइकोलॉजी होगा, इसके पोस्ट ग्रेजुएट वो होने चाहिए। चाइल्ड राइट, चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड एजुकेशन में उनका अनुभव होना चाहिए और ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। ऐसा मान लीजिए मोटा मोटी कि 3-1 साल का तो अनुभव होना ही चाहिए। हम अगर 2020 के नियम देखें तो उसके 5-6 में हमें बताया गया है पॉक्सो के नियम में कि कोई भी चाइल्ड होम हो, शेल्टर होम हो या आंगनवाड़ी के ताई हो, उनको भी सपोर्ट पर्सन बनाया जा सकता है। अब इसकी प्रोसेस क्या होगी? साधारणतः ये देखने में आया है कि इसके प्रोसेस के बारे में काफी लोगों को ये जानकारी नहीं है, चूंकि हमारी गाइडलाइन अब हमारे पास है और आज के इस वेबिनार के माध्यम से सभी अगर डीसीपीओ इससे जुड़े होंगे या जिला महिला बाल विकास अधिकारी अगर जुड़े होंगे तो सब लोग के लिए ये जानकारी रहेगी कि सपोर्ट पर्सन के लिए विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल पे एडवर्टाइज दी जाएगी और आपके क्षेत्र के जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर है उसमें आपको वो एडवर्टाइजमेंट देना होगा सपोर्ट पर्सन का। जैसे कि निवेदन मैं कर चुका हूं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी उसके अनुसार डीसीपीओ सारे जो एप्लीकेशन आएंगे उन एप्लीकेशनों को देखने के बाद में जो भी उचित एप्लीकेशन आए हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो इसकी एक चयन समिति भी होगी। चयन समिति के बारे में अगर हम बात करें तो अपने जिले के पॉक्सो कोर्ट के माननीय न्यायाधीश उसके एक मेन सदस्य रहेंगे, माननीय जिलाधिकारी या उनका द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिलाधिकारी के पद से कम नहीं होंगे वो होंगे, माननीय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष होंगे और जिला मानसिक स्वास्थ्य योजना के प्रमुख होंगे, शासकीय महाविद्यालय के मनोविज्ञान या समाजशास्त्र के प्रमुख होंगे, जिला शिक्षण अधिकारी होंगे, डायट जो एजुकेशन से संबंधित एक डिपार्टमेंट होता है उसके प्राचार्य होंगे, मनोविकार के तज्ञ होंगे और विशेष बात डीसीपीयू इसके सबके संयोजक होंगे, प्रबंधक होंगे। विशेष बात यह बताई है कि यह इंटरव्यू में अगर उपरोक्त दिए हुए सभी व्यक्तियों में से जो भी 3 व्यक्ति या 3 पोस्ट धारक अगर होंगे तो वो कोरम पूरा माना जाएगा। योग्य उम्मीदवार को उनकी योग्यता के अनुसार और साक्षात्कार में प्रदर्शन के अनुसार पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे उनको डीसीपीओ सूचीबद्ध करेंगे और डीसीपीओ इनको सूचीबद्ध करने के बाद में माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये लिस्ट सौंपेंगे। डीसीपीओ की ये लिस्ट बनने के बाद में हम बात करेंगे कि इनका कालावधि कितना होगा। किसी भी सपोर्ट पर्सन का कालावधि 3 वर्ष का कालावधि दिया हुआ है जब से उनकी ज्वाइनिंग है। अगर उसको बढ़ाना है तो माननीय जिलाधिकारी के स्वीकृति से और 3 साल तक ये कालावधि बढ़ सकता है। सपोर्ट पर्सन की ये जिम्मेदारी है कि जो गाइडलाइन दी है उसमें फॉर्म नंबर ए दिया हुआ है, उनको उस फॉर्म नंबर 1 में मासिक रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट डीसीपीओ के पास उन्हें सबमिट करना होगा।
अब बहुत बार जो हम दिक्कतों के बारे में आखिरी में बात करेंगे, उनमें से एक दिक्कत ये भी होती है कि भाई अगर ये काम कर रहे हैं तो उनका मानदेय कितना होगा या क्या होगा। मानदेय के बारे में भी गाइडलाइन में जिक्र किया हुआ है कि डीसीपीओ के पास अगर फंड रखा है, शायद मिशन वात्सल्य या और कोई भी अगर हो उचित जो भी हो, उसमें से दिया जाएगा। या जेजे एक्ट के सेक्शन 105 में जो चाइल्ड फंड दिया हुआ है, उसमें से इनका मानधन देना होगा, मानदेय देना होगा। एक बात गौर करने जैसी है, अगर सारे हमारे सपोर्ट पर्सन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये बात बड़ी क्लियर होनी जरूरी है कि सपोर्ट पर्सन जितना काम करेंगे उसके आधार पे मानधन होगा, न कि ये मंथली होगा न कि ईयरली होगा। उसको प्रो राटा ऐसा कहते हैं उसको, कि वो उस हिसाब से उनका मानधन होगा। जैसे जहां जहां उन्होंने विजिट की है, जहां जहां वो मिले हैं, कोर्ट गए हैं, अस्पताल गए हैं, चाइल्ड होम गए हैं, ये सारी चीजें उनको रिपोर्ट में देनी होगी और इससे उनका मानदेय जो होगा वो निकलेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में जो दिया हुआ है, उसके आधार पे इनका मानदेय निश्चित होगा। इनका ट्रैवलिंग अलाउंस भी जो है वो जहां जहां जाते हैं तो माननीय बाल कल्याण समिति के उनकी मान्यता के बाद ही, इसका मतलब है कि सपोर्ट पर्सन अपना ट्रैवलिंग अलाउंस माननीय बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट के साथ में बताएंगे और माननीय बाल कल्याण समिति उसको ग्रांट करेगी और वो उनका टीए बिल भी निकलेगा। अगर सहायक व्यक्ति ने इस माह कोई काम नहीं किया है तो उन्हें मानदेय नहीं मिलेगा। बाल कल्याण समिति की मान्यता इसके लिए बहुत जरूरी है। अब एक सपोर्ट पर्सन को हम कितनी केसेस देंगे? गाइडलाइन के हिसाब से एक सपोर्ट पर्सन को 10 से ज्यादा केसेस नहीं देने चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ही पुलिस स्टेशन के उनको मिले। जैसे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है तो उसी सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के केसेस उस सपोर्ट पर्सन को दिए जाए, पॉसिबल अगर होता है तो। 10 से ज्यादा अगर केसेस देने की जरूरत पड़ती है या आवश्यकता होती है तो माननीय जिलाधिकारी इनके परमिशन से वो केस दी जाएगी। हम सबको पता है, लेकिन गाइडलाइन में है इसलिए जिक्र इसका जरूरी है कि अगर बालिका है तो कोई महिला ही उसकी सपोर्ट पर्सन होगी और अगर बालक है तो कोई पुरुष ही उसके सपोर्ट पर्सन होंगे। साथ ही सपोर्ट पर्सन को सूचीबद्ध करने के समय डीसीपीओ उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे, जिन्हें पृष्ठभूमि सत्यापन हम कहेंगे, कि डीसीपीओ चेक करेंगे कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या इनका अनुभव क्या है, ये सब करेंगे। और आपराधिक बैकग्राउंड चेक करने के लिए पुलिस का वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। डीसीपीओ की जिम्मेदारी होती है डेटाबेस बनाए रखने के लिए, उनको सूचीबद्ध करे या असूचीबद्ध करे। असूचीबद्ध यानी अगर किसी को निकाल दिया गया है तो। साथ ही में जो जो हमारे परामर्शदाता है, काउंसलर है, अनुवादक है या फिर ट्रांसलेटर है, जो भी हमारे स्पेशल पर्सन आते हैं, आपको याद होगा सेक्शन 39 पॉक्सो में ये सब जानकारी दी है कि कौन कौन व्यक्ति है जो मदद करेंगे बालक को। इन सब की सेवाएं भी जब लेते हैं तो इनका सबका लिस्ट पोर्टल पे अपलोड करना ये डीसीपीओ का कर्तव्य होगा। डीसीपीओ केस के बारे में अपडेट करते रहेंगे पोर्टल पे। जितने रिपोर्ट इनके पास आते रहेंगी वो केस का अपडेट करते रहेंगे। इन सब को मॉनिटर करने के लिए डीसीपीओ का ये कार्यकाल या काम मॉनिटर करने के लिए उस राज्य का एससीपीसीआर ये मॉनिटर करेगा उसको। आप जानते हैं कि सेक्शन 44 में दिया हुआ है पॉक्सो में, या फिर अगर हम जेजे एक्ट में देखें तो सेक्शन 109 में दिया हुआ है कि एससीपीसीआर मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। अब हम दूसरे पड़ाव की तरफ आते हैं कि बाल कल्याण समिति की इसमें भूमिका कैसी रहेगी। डीसीपीओ द्वारा सूचीबद्ध किए हुए लिस्ट में से ही बाल कल्याण समिति सहायक व्यक्ति को केस सौंपेगी। उन्हें उस वक्त या पहले ट्रेनिंग का भी जिक्र आएगा तो हम वो बात करेंगे कि जांच, न्यायिक प्रक्रिया और उसके उपरांत भी सहायक व्यक्ति को कार्य करना होता है। सीडब्ल्यूसी को सेक्शन 19(6) के तहत जब पुलिस से रिपोर्ट आती है, जैसे कि शुरुआत में ही भाई साहब ने जिक्र किया था, पॉक्सो के 19(6) के अनुसार जैसा ही रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी को आती है, सीडब्ल्यूसी ने तत्काल सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति करनी चाहिए और नियुक्ति के बाद में एसजेपीयू जहां है, उनको एसजेपीयू को यह सूचित करना चाहिए कि इस केस में
इनका इनका सपोर्ट पर्सन करके नियुक्ति हुई है। नियुक्ति के वक्त ही बालक का बैकग्राउंड भी देख लेना चाहिए। बैकग्राउंड से मेरा तात्पर्य है कि बालक की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है, उसकी जागरूकता क्या है, इन बातों का भी सीडब्ल्यूसी ख्याल रखेंगे। जाहिर है कि सीडब्ल्यूसी सब बालक के बारे में जानकारी लेती है, तो सपोर्ट पर्सन नियुक्त करते वक्त भी थोड़ा सा वो भी ख्याल रखा जाए। कितनी दूरी है बालक के घर से हॉस्पिटल की, या फिर कोर्ट की, या सीडब्ल्यूसी की, या कहीं की भी, इस बात को भी मद्देनजर रखा जाए। अब जो हमने आज का जो हमारा सेशन है वो सपोर्ट पर्सन के क्या की ड्यूटीज है उस बारे में है, और अब हम उस बारे में चर्चा करेंगे। बालक या परिवार को बाहरी दबाव से उन्होंने बचाना चाहिए। देखिए, इसे बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की तो कोई जरूरत नहीं, हम सब इस क्षेत्र में काम करते हैं। जब भी पॉक्सो का केस होता है, जो भी अपराधी होता है उसके तरफ से ये दबाव आ सकता है। सपोर्ट पर्सन की ड्यूटी है कि उसको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल किया जाए। सपोर्ट पर्सन का काम होता है कि पूर्ण प्रक्रिया में बालक और परिवार के साथ जुड़ा रहे। पूर्ण प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे एफआईआर से लेके तो जब तक जजमेंट या जजमेंट के बाद तक, ये डीसीपी सपोर्ट पर्सन का हमारे काम होता है। बालक और परिवार को केस का अपडेट देना चाहिए। जैसे जैसे केस में होता है, जो जो जानकारी होती है वो देना बहुत जरूरी है सपोर्ट पर्सन द्वारा। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता उसे प्रदान करनी चाहिए। देखिए, बालक बड़ा उस ट्रॉमा में होता है। हम सबका अनुभव है कि अगर हम बड़े व्यक्ति बीमार हो जाए तो हम खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन अगर हमारे परिवार का बच्चा बीमार होता है तो मानसिक दृष्टया हमारा पूरा परिवार भी उसमें सफर होता है। ये तो पॉक्सो का बहुत बड़ा केस होता है, तो उसमें पूरा परिवार सफर होगा। ऐसे वक्त में उन्हें भावनात्मक सहायता की बड़ी जरूरत होती है, मनोवैज्ञानिक हेल्प की भी बड़ी जरूरत होती है। हमारा सपोर्ट पर्सन, ये जितने भी गवर्नमेंट की यंत्रणा है या एनजीओ है, यहाँ और इधर बालक और परिवार के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। बालक का एजुकेशन बना रहे, ये सपोर्ट पर्सन का बहुत बड़ा मुख्य दायित्व होता है। और अगर स्कूल में घटना हुई हो और अगर उन्हें लगता है कि स्कूल बदलनी जरूरी है तो स्कूल बदलना चाहिए, लेकिन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए। सारी बातें से मेरा तात्पर्य है कि परिवार से परामर्श किया जाए, सीडब्ल्यूसी से बात की जाए, ये सारी बातों को ख्याल रखते हुए उसकी स्कूल बदलना जरूरी है। काफी छोटी छोटी बातें होती है। स्कूल अगर बदल रहे तो घर से स्कूल की दूरी कैसी है, या हम जो स्कूल चेंज कर रहे हैं वहां कोई उसे और धोखा हो सकता है क्या, हो सकता है अपराधी का घर उसी एरिया में हो। सारी बातों को हमारे सपोर्ट पर्सन ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सपोर्ट पर्सन अपराधी की या मुलजिम जो होगा उसकी दबाव और धमकी से उनको दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस प्रकार की धमकी आती है तो तत्काल पुलिस और बाल कल्याण समिति को सूचित करके उनके सुरक्षा की व्यवस्था करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए किसी भी केस में अगर ऐसा होता है कि बच्चे को शेल्टर की जरूरत होती है या उसके परिवार में ही यह घटना हुई हो, ऐसे टाइम अगर उसको चाइल्ड होम में रखना जरूरी है तो फिर माननीय बाल कल्याण समिति से चर्चा करने के बाद में सीसीआई में उसका दाखिला होना चाहिए। बालक को कहीं ट्रांसफर करना है तो उस बारे में भी उन्होंने मदद करनी चाहिए। रेगुलर विजिट होनी चाहिए सपोर्ट पर्सन की। पूरे प्रक्रिया में बालक को जिन जिन बातों की जरूरत होती है वहां वहां सपोर्ट करना बड़ा जरूरी होता है। और विशेष बात यह है कि सारी प्रक्रिया चाइल्ड फ्रेंडली स्वरूप में हो रही है, इस बात का ख्याल रखें। चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे समाज में कहीं वो जा रहा हो। कोर्ट में तो काफी अब चाइल्ड फ्रेंडली हो गया है, और काफी अधिवक्ता भी और माननीय न्यायालय खुद भी बड़े बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। यदि गवाह मुकर जाता है केस के ट्रायल के दरमियान तो उसकी जानकारी तत्काल सीडब्ल्यूसी को देना बहुत जरूरी है, ताकि सीडब्ल्यूसी ये कोर्ट में भी अपनी बात रख सके। अगर ये जानकारी देने में सहायक व्यक्ति अगर असफल रहता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही में जैसे हम सब लोगों को ज्ञात है कि चाहे पॉक्सो हो, जेजे एक्ट हो, इसमें बालक की गोपनीयता बड़ी जरूरी है। तो ये सारे केसों में भी सपोर्ट पर्सन का प्रमुख कार्य होगा कि वो गोपनीयता बनाए रखे।
सपोर्ट पर्सन की आवश्यकता कहाँ कहाँ होगी, कि वो कब कब बालक के साथ उपस्थित रहना चाहिए, ये मैंडेटरी है, लेकिन सिर्फ इस हद तक नहीं, जहां जहां भी आवश्यक हो होना चाहिए। जब स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग हो, कौन सा स्टेटमेंट, सीआरपीसी पुराना अगर हम देखें तो 161 का, अगर हम सीआरपीसी पुराना 164 का देखें और बीएनएसएस का 183 देखें, तो वहां सपोर्ट पर्सन बालक के साथ होना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे माननीय न्यायालय के परमिशन के बाद ही ये चीज होनी चाहिए। बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन हो तब वहां वो होना चाहिए, न्यायिक कार्रवाई हो और जहां बालक की उपस्थिति तब वो हो। अगर बच्चे का कॉम्पनसेशन का केस होता है या कॉम्पनसेशन के वक्त डीएलएसए में उसकी कोई आवश्यकता हो, तो हमारा सपोर्ट पर्सन उनके साथ रहना चाहिए। मुलजिम की अगर जमानत के लिए अर्जी आई है तो बालक का जो से मांगा जाता है उस वक्त भी अगर सपोर्ट पर्सन वहां रहे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मेन इनका कर्तव्य यह है कि बालक जो आघात में है, फिर उसको चिकित्सा में हो, उपचार में हो, या फिर वो आघात में हो, उसको बाहर निकालने के लिए साइकोलॉजिस्ट की अगर मदद है, किसी हॉस्पिटल की जरूरत है, तो उसमें उसने मदद करनी चाहिए। विशेष तौर पे अगर बालक को सरकारी वकील तो मिलता ही है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि हमारा भी एक एडवोकेट होने चाहिए, तो पॉक्सो के सेक्शन 40 के अनुसार जिला विधि सेवा प्राधिकरण से उन्हें विधि सहायता भी मिल सकती है। इसकी जानकारी बालक और उसके परिवार को देना बहुत जरूरी है। जैसे कि महाराष्ट्र में मनोधैर्य नाम की योजना है, अगर पॉक्सो को 4-6 में अगर घटना होती है तो इंटरिम कॉम्पनसेशन मिलता है मनोधैर्य में, तो उस वक्त भी सपोर्ट पर्सन की अहम भूमिका होती है। जैसे बैंक का अकाउंट खोलना चाहिए, सारे कागजात आए नहीं आए इसका भी ख्याल रखने के लिए, ये सारी बातों का उसका जरूरी है। बच्चों के रिहैबिलिटेशन में भी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि बच्चे का रिहैब कैसा किया जाए। साथ ही में पालक, माता पिता और बालक को सार्वजनिक और निजी संकटकालीन सेवाएं, संकट सेवाएं जो है उसकी भी उन्होंने जानकारी देनी चाहिए। न्यायिक प्रणाली जो है उसकी जानकारी देनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सपोर्ट पर्सन को कोर्ट का अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वेबिनार में जितने भी हमारे अभियोक्ता सहयोगी जुड़े हुए हैं, इनको सबको पता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसी होती है, कहाँ का क्या क्या होता है। ये हमारे सपोर्ट पर्सन को भी पता होना चाहिए, ताकि वो बालक को बता सके कि जब बालक की गवाही होगी तो पहले चीफ होगा, उसके बाद में फिर क्रॉस होगी, और सारी बातें किस तरीके से होगी ये उससे बताना चाहिए। रिफ्रेश मेमोरी क्या प्रकार होता है, बालक ने जो अपना बयान दिया हुआ है, रिफ्रेश मेमोरी के तहत बालक कैसा उसको रिफ्रेश कर सकता है, न्यायिक प्रणाली की सारी बातें उनके बताना चाहिए। पीड़ित को जो मुआवजा मिलता है उसके बारे में उसने ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की क्या डेवलपमेंट है ये भी बालक को बतानी बहुत ज्यादा, बालक और उसके माता पिता को बतानी बहुत जरूरी है। अगर संदिग्ध अपराधी को हिरासत में लिया गया है तो उसकी भी जानकारी देना चाहिए। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ है क्या ये देखना चाहिए। जैसे मैं, भाई साहब ने जैसे बताया कि मैं एससीपीसीआर का मेंबर रह चुका, और मैं पूरे महाराष्ट्र में जब दौरे करता था तो मैं पहला सवाल पूछता था कि हमारा चार्जशीट समय पे दाखिल हुआ है क्या, तो बहुतांश जगह और शायद मध्य प्रदेश में भी विहित समय में ही वो चार्जशीट सबमिट होती है। फिर भी सपोर्ट पर्सन ने इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बालक की अदालत में उपस्थिति कब अनिवार्य है, कब आएगा बालक, इसके बारे में बात होनी चाहिए। देखिए, हमारे सपोर्ट पर्सन ने इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी कारण से बालक कोर्ट नहीं जा सकता है, मान लीजिए बालक एक बार कोर्ट गया, उस दिन उसकी चीक हुई या क्रॉस उस दिन नहीं हो पाई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सपोर्ट पर्सन ने हमारे सरकारी वकील साहब की मदद से माननीय न्यायालय को निवेदन करना चाहिए कि साहब अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है तो वो भी देख लीजिए। कानून की जानकारी लेके ही सपोर्ट पर्सन ने बालक के हित की रक्षा करनी चाहिए। अदालत का जो भी निर्णय होता है बालक और उनके परिवार को देना जरूरी है। अपराधी को जो सजा होती है वो भी बताना जरूरी है। वैसे आपकी आवाज नहीं आ रही। ये माफ कीजिए जी, जी भाई साहब। अभी ठीक है जी। जी, आवाज ठीक है। हाँ, अभी ठीक है भाई साहब, बीच में चली गई। जी
दीजिए। सहायक व्यक्ति ने निष्पक्ष काम करना चाहिए। इसका मायना यह है कि कोई अगर एक बात पता चली है तो उस बात को घटाकर या जोड़कर ये बात नहीं बतानी चाहिए। सीआरपीसी के 282 या बीएनएस के 317 में भी इसका जिक्र किया हुआ है कि कोई भी बात घटाकर या बढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। हमारे जितने सपोर्ट पर्सन है एनसीपीसीआर के पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल पे लॉगिन कर सकेंगे ताकि पुनर्वास की प्रक्रिया सुलभ हो। बालक के सुरक्षा के हेतु पुलिस और सीडब्ल्यूसी में वो कोऑर्डिनेशन करेंगे, समन्वय बना के रखेंगे। बालक को अगर वैकल्पिक आवास की जरूरत है तो उसकी भी वो प्रॉपर यंत्रणा के थ्रू जाते हुए उसकी मदद करेंगे। अगर हमारा बालक या उसका परिवार दबाव में है तो माननीय न्यायालय को इसकी सूचना दी जानी चाहिए हमारे सपोर्ट पर्सन के द्वारा। जाहिर है हमारे सरकारी वकील साहब के माध्यम से वो जानकारी देना होगी। सारी सिस्टम जो होगी हमारा सपोर्ट पर्सन बालक और उनके परिवार को बताएगा। जिला महिला विकास अधिकारी क्या होते हैं, डीसीपीयू कौन होते हैं, चाइल्ड लाइन कौन होते हैं, सीडब्ल्यूसी कौन होते हैं, क्या जरूरत है इनकी, अमुक एक एनजीओ है वो क्यों मदद कर रही है, ये सारी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से कोई बालक मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जहां जहां मेरा शब्द बालक है तो बालक और बालिका दोनों भी समझा जाए। मान लीजिए कोई बालक अगर बीमार है या किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त है, जैसे मान लीजिए एचआईवी है या हेपेटाइटिस बी या और भी कुछ है, तो तत्काल उसे मेडिकल की सुविधा दी जाए और तज्ञों की जानकारी लेकर उसका चाहे काउंसलिंग हो या उसकी मदद की जाए। बालक सामान्य जिंदगी जी रहा है, इसका एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है। मेरा तात्पर्य है कि पॉक्सो विक्टिम सामान्य जिंदगी जी रहा है या जी रही है, इसका इंडिकेशन ये है कि वो निरंतर स्कूल में जा रहा है। एक मोटे तौर पे ये इंडिकेशन माना गया है। अगर वो स्कूल में कुछ दिन से नहीं जा रहा है तो फिर से उसे स्कूल में दाखिल करे। अगर वो स्कूल में नहीं जाना है तो किसी और स्कूल की भी व्यवस्था कर ले। अगर परिवार आर्थिक दृष्टया अगर अक्षम हो तो किसी एनजीओ के माध्यम से भी बालक को मदद करनी चाहिए, लेकिन बालक की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। इस गाइडलाइन में एक और चीज का जिक्र किया हुआ है जो हमारे सब सपोर्ट पर्सन को इसकी जानकारी होना जरूरी है कि बालक अगर पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो उसे वोकेशनल ट्रेनिंग का उसको मदद की जाए ताकि भविष्य में वो खुद के बल पर वो स्वावलंबी बन सके। सपोर्ट पर्सन को परिवार को मदद करना बहुत जरूरी है, जैसे बैंक का अकाउंट खोलना। काफी परिवार हमने देखे हैं, आप सब लोगों को भी इसका अनुभव होगा कि सपोर्ट पर्सन की भूमिका यहाँ बड़ी उजागर होती है, बहुत ही मोटे तौर पे। बहुत बार विक्टिम या उसका परिवार होता है, उनका ना बैंक अकाउंट होता है, ना आधार कार्ड होता है, ना पैन कार्ड होता है। वो भी उन्हें निकलवाने के लिए उनकी मदद करना बहुत ज्यादा सपोर्ट पर्सन की जरूरत है। सहायक व्यक्ति दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कर देंगे, एफआईआर हो, मेडिकल रिपोर्ट हो, चार्जशीट हो, ये सारी बातें उनको कर देंगे। भाई साहब मुझे 10 मिनट पहले थोड़ा सूचित कर दीजिए, आपसे निवेदन है भाई साहब। भाई साहब अभी अपने पास लगभग 15 मिनट का समय है। गुड गुड, हो जाएगा सर। जी सर। सहायक व्यक्ति सुनिश्चित करेंगे कि जैसे कि भाई साहब ने कहा था कि फॉर्म ए हमारे रूल में दिया हुआ है, पॉक्सो रूल में, उसमें जो जो सुविधाएं दी है, जो जो बातें कही है, वो सारी बातें बालक या उसके परिवार को मिली है क्या, ये हम सुनिश्चित करें। हम यानी हमारा सपोर्ट पर्सन ये सुनिश्चित करेगा। सहायक व्यक्ति ये निश्चित करेगा कि वो फॉर्म में दी हुई बातें और सारी बातें बालक को प्राप्त हुई है। अब हमारा जो ये टोटल बातें सपोर्ट पर्सन के कर्तव्य के बारे में थी, लेकिन मैं इसे कहूंगा कि नॉट लिमिटेड टू दिस। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारी बातें हो सकती है जो इसमें नहीं आई हो और वास्तविकता में उसकी जरूरत हमें लगती हो तो हमने वो करनी चाहिए। बालक का हमें रिहैब अगर करना है तो पोर्टल के माध्यम से उसका रिहैब होगा। एनसीपीसीआर ट्रैकिंग पोर्टल जो बनाया है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेंगे। पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल में सभी स्टेक होल्डर का उसमें समावेश रहेगा। बार बार उसको अपडेट करते रहना जरूरी है, जो हमारे डीसीपीओ करते रहेंगे।
बालक की बुनियादी जानकारी और सोशल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उनके लिए क्या रिहैबिलिटेशन की योजना हो सकती है। ये जैसे मैंने शुरुआत में ही निवेदन किया था कि ये ट्रैकिंग पोर्टल है ही इसलिए यूनिफॉर्मिटी आए और हर केस अलग होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे का रिहैबिलिटेशन किस प्रकार से हो, इसकी भी फिर उसमें बात होगी। घटना अगर स्कूल काउंसलर या किसी को अगर संज्ञान में आती है तो वो तत्काल बाल कल्याण समिति को बताए, क्योंकि बच्चे का रिहैब जितने जल्दी केस हमें पता चलेगी, रिहैब का उतने ही जल्दी सोचा जाएगा। 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी को बताया जाएगा। मैं बहुत ही सीरियस नोट पे सभी सुनने वालों को यह बात बताना चाहता हूं, मैं जिला और स्टेट नहीं बताऊंगा। 2 बाल कल्याण समिति पे सेक्शन 21 के अंतर्गत, पॉक्सो का सेक्शन 21 के अंतर्गत एफआईआर दाखिल हुई है, क्योंकि उन्होंने जानकारी आगे प्रोसीड नहीं की थी। ये किसी व्यक्ति या किसी भी संगठन पे हो सकता है। इस बात को हम सभी लोगों तक पहुंचाए कि जैसी ही घटना होती है, बदकिस्मती से अगर घटना होती है तो 24 घंटे के भीतर पुलिस या सीडब्ल्यूसी को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। जैसे ही इंफॉर्मेशन होगी, हमारा सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति हो जाएगी। जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन में एफआईआर होने के बाद में वहां भी सपोर्ट पर्सन उन्हें मदद करेगा, क्योंकि बालक नया होता है। हम में से कुछ लोग शायद पुलिस स्टेशन जाने के आदी होते हैं, क्योंकि हमारा पेशा है, हमारा काम है, लेकिन वो बालक, उसके लिए पुलिस स्टेशन नया होता है, उसे मेंटली प्रिपेयर करके सपोर्ट पर्सन हमारी एफआईआर दर्ज कराएगा। उसके बाद में जितने जल्दी हो सपोर्ट पर्सन कोशिश करेंगे कि उस बालक का 164 या 183 बीएनएसएस के अंतर्गत जल्द से जल्द हो, ताकि मनोधैर्य योजना जो महाराष्ट्र में है उसके बारे में उसको फिर उसका इंटरिम लाभ मिल सके। बालक को 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करना चाहिए। एनसीपीसीआर का जो ट्रैकिंग पोर्टल है उसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेंगे कि पॉक्सो की धारा 40 और 12(1) ऐप के अनुसार मॉनिटर करेंगे। माफ कीजिए, मेरा पिछला मैं 44 कहा था एनसीपीसीआर का, वो 40 के अंतर्गत है। वो पीड़ित को दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी हेतु ये प्रणाली बनाई गई है। इसे बहुत ही ध्यान में रख के ये पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल बनाया गया है। ये पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ये सबके लिए ओपन नहीं है। जिन्हें जिन्हें लॉगिन की सुविधा है उन्हीं लोगों को ये सुविधा रहेगी उसमें लॉगिन करने की। 5 चरणों में ये पोर्टल में होगा। केस का विवरण होगा, केस की डिटेल रिपोर्ट होगी, सामाजिक रिपोर्ट आएगी, हमारे सपोर्ट पर्सन की जानकारी होगी और बाकी सब स्टेक होल्डर की जानकारी होगी। उसमें इंडिविजुअल केयर प्लान उसमें रहेगा बालक का, बालक के पुनर्वास की योजना की भी बात होगी। पॉक्सो के नियम 7 और विक्टिम कॉम्पनसेशन के रूल 9 के अनुसार बालक को जो भी कॉम्पनसेशन, जो स्पेशल रिलीफ है, उसकी भी मदद की बात होगी। एससीपीसीआर राज्य में मॉनिटर करेंगे। सपोर्ट पर्सन के काम की समीक्षा कैसी होगी, सहायक व्यक्ति को उसने किया हुआ पूरा काम, प्रबंधन किस प्रकार का था उसका और उसके पुनर्वास के बारे में क्या बात हुई है, ये डीसीपीओ जानकारी लेंगे उसकी, या उसका समीक्षा की जाएगी। वार्षिक समीक्षा होगी हर सपोर्ट पर्सन की डीसीपीओ के माध्यम से। माननीय जिलाधिकारी को ये रिपोर्ट दिया जाएगा और 3 साल के रिपोर्ट के आधार पे उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ये सारा निर्णय लिया जाएगा। मान लीजिए अगर सहायक व्यक्ति के खिलाफ पीड़ित या परिवार अगर कंप्लेंट करता है तो उसकी जांच जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी करेंगे। सहायक व्यक्ति के खिलाफ जांच अगर आती है तो डीसीपीओ भी अपना एक रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी को देंगे। अगर सपोर्ट पर्सन का काम अगर काम अच्छा नहीं है, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उसकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है। बाल कल्याण समिति किसी सहायक व्यक्ति को नियुक्ति रद्द करने के बाद नए सहायक व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। समाप्ति का आधार क्या होगा, बालक ने अगर कहा है कि मुझे सपोर्ट पर्सन नहीं चाहिए, या परिवार ने अगर कहा है कि सपोर्ट पर्सन नहीं चाहिए, या सपोर्ट पर्सन का अनैतिक आचरण है या विश्वास का उल्लंघन किया है, असंतोषजनक अगर प्रदर्शन है, या अगर ऐसा कोई कृत्य जो बालक या परिवार के हित में नहीं है, तो भी उसकी समाप्ति, कार्य की समाप्ति की जाएगी। अगर वो मंथली रिपोर्ट देने में अगर असमर्थ है तो नहीं होगा। अब आखिरी के बस 5 मिनट बहुत महत्व के, सभी आप लोगों का बहुत ही ध्यान इसमें चाहिए। इंडक्शन ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने आज तक का देखा हुआ है कि सीडब्ल्यूसी सपोर्ट पर्सन को केस दे देती है,
हमारे सपोर्ट पर्सन को ये तमाम बातें पता होनी चाहिए कि इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या होगा। उसे ट्रेनिंग होना जरूरी है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होना जरूरी है। इस ट्रेनिंग में पॉक्सो एक्ट और पॉक्सो रूल की जानकारी देना जरूरी है। साथ ही में हम पॉक्सो की ये गाइडलाइन है वो भी हम उनको जानकारी होना जरूरी है। उनकी भूमिका और जिम्मेदारी क्या होगी ये भी उस ट्रेनिंग में आना चाहिए। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का अनुभव होना चाहिए। इसका मायने यह है कि साइकोलॉजी की भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को हम डील कैसे करें। हम बहुत बार बच्चे को डरा देते हैं कि बेटा सो जा नहीं तो पुलिस आ जाएगी। इस प्रकार का कोई अगर थॉट हो तो वो कृपया कोई यूज न करें। इसमें पीड़ित और उसके परिवार को अधिकार उनका बताना जरूरी है। सहायक व्यक्ति के अधिकार और जिम्मेदारी क्या है वो भी क्लियर होना जरूरी है। पीड़ित की पहचान उजागर होए बगैर ही मीडिया को कैसे डील करे ये भी आना जरूरी है। दबाव अगर परिवार पे बालक पे आता है तो उसे कैसे टैकल करे वो भी उन्हें समझना चाहिए। अंतरिम मुआवजा या फिर इंटरिम अगर हो तो वो कैसे मिले उसकी भी ये करे। मान लीजिए अगर कोई शिकायत है तो वो शिकायत का निवारण ये टोटल इतना इंडक्शन में होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर पता चला है कि हमारे सपोर्ट पर्सन को ही पता नहीं एफआईआर क्या होती है तो वो बालक को कुछ गलत डायरेक्शन मिल सकते हैं, लेकिन इंडक्शन ट्रेनिंग इसलिए होना जरूरी है। सहायक व्यक्ति की शिकायत अगर किसी को करनी है तो माननीय जिलाधिकारी वो अथॉरिटी होंगे जिनके पास वो शिकायत होगी। 1 माह के भीतर में वो निपटारा किया जाएगा। अगर माननीय जिलाधिकारी महोदय के रिजल्ट से अगर सपोर्ट पर्सन एग्रीवेट पर्सन मान लीजिए अगर वो समाधान नहीं है तो एससीपीसीआर के उसकी अपील की जाएगी। केंद्र में एनसीपीसीआर और स्टेट में एससीपीसीआर निगरानी करेंगे। एससीपीसीआर ये जो हमारी गाइडलाइन है अभी उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही सपोर्ट पर्सन की मॉनिटरिंग करेंगे। एनसीपीसीआर ये राज्य में बाल संरक्षण समिति है उसके सहायता से ट्रेनिंग मॉड्यूल का डेवलप करेंगे। मुझे बस ये आखिरी निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। ट्रेनिंग के बारे में आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है। अकोला में हम एक आने वाले 15-20 दिन बाद सपोर्ट पर्सन का ट्रेनिंग अरेंज कर रहे हैं। न केवल एक किताबी होगा बल्कि प्रैक्टिकल होगा। जितना हमने अभी तक चर्चा की है, अगर एफआईआर के बारे में जानकारी चाहिए तो एक पुलिस अधिकारी उस ट्रेनिंग में उपस्थित रह के हमारे सपोर्ट पर्सन को बताएगा एफआईआर क्या है। 164 या 183 बीएनएस का अगर बीएनएसएस का है वो क्या होता है, उसका मेमोरेंडम क्या होता है, ये सारी बताने के लिए हम गुजारिश करेंगे अकोला में किसी न्यायाधीश को ताकि वो आके बता सके। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, वो क्या साइकोलॉजी के बारे में बता सकते हैं, वो भी यहाँ ट्रेनिंग में आकर बात करेंगे। डीसीपीयू की भूमिका क्या है, सीडब्ल्यूसी की भूमिका क्या है। आने वाले 15 से 20 दिन के भीतर ही अकोला में सपोर्ट पर्सन का एक ट्रेनिंग होने जा रहा है। किताब और प्रैक्टिकल ये दोनों भी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम वो ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं। पायलट ट्रेनिंग है। अगर ये मॉड्यूल अगर सही जाता है तो हम इसे सभी को देने की हम कोशिश करेंगे। आखिरी में समाप्ति मैं इस बात से करूंगा, बहुत दिक्कतें हैं हमारे काम में, हमारे सिस्टम में। हम हर बार कहीं कहीं दोष देते रहते कि अरे यार ये तो ठीक ही नहीं है, अरे सिस्टम ही खराब है। लेकिन सिस्टम को ठीक करना या सिस्टम के साथ काम करना हम सबका कर्तव्य है। और कुछ गुड प्रैक्टिसेस बताकर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। पहली गुड प्रैक्टिस, मैंने शुरुआत में निवेदन किया था कि सपोर्ट पर्सन के बारे में आज तक जैसी आज विस्तृत चर्चा हुई है मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरी जानकारी कम हो सकती है, आप में से कोई भी मान्यवर इसे करेक्ट कर सकता है। आज सीसीएफ ने ये जो पहल की है, मैं खुद बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आज ये पहला ठोस कदम हमारा उठा है। गुड प्रैक्टिसेस में की ये पहली अच्छी बात थी कि सीसीएफ ने इसकी शुरुआत कर दी है। दूसरा, मैं सभी आप लोगों को निमंत्रण देता हूं कि आप लोग अकोला आए। अकोला शायद न केवल विदर्भ, न केवल महाराष्ट्र, बल्कि भारतवर्ष का पहला ऐसा हमने यहाँ हॉस्पिटल में चाइल्ड फ्रेंडली रूम बनाया है जहां पॉक्सो विक्टिम के लिए अलग रूम होगी। उसकी मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर उस रूम में आएंगे जो रूम चाइल्ड फ्रेंडली है। अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर कोई बच्ची प्रेग्नेंट होती है तो चाहे उसका एमटीपी हो
या उसकी डिलीवरी हो, उसके लिए अलग कक्ष बनाया गया है जो पूर्णतः चाइल्ड फ्रेंडली होगा, सभी नियमों का पालन करते हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नागपुर में डीएलएसए ने एक संस्था की मदद से जितने भी पॉक्सो विक्टिम कोर्ट में आते हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध किया हुआ है। सारी अगर गलत बातें हो रही तो काफी अच्छी बातें भी हमारे यहाँ हो रही है, और ये सारे अच्छे बातों के हम सब गवाह है या हम सब उसमें कार्यरत है। आखिरी में मैं अपनी बात इस तरीके से खत्म करूंगा। पुराने समय में कोई अच्छे काम होने के लिए यज्ञ हुआ करता था, आज भी पॉक्सो के विक्टिम के लिए ये यज्ञ है। हम सबको उसमें अपना अपना योगदान देना है। जो जो व्यक्ति योगदान देता था पुराने समय यज्ञ में, उन्हें ऋत्विक कहते थे। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी ऋत्विकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और जाहिर है सीसीएफ और कृपाशंकर भाई जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया ये बात कहने के लिए, इनका विशेषता, और जितने सम्माननीय भारत माता के सभी प्रदेशों से जुड़े हुए सभी लोग हैं, मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी में, ये पूरे सेशन में अगर कोई अच्छी बात लगी हो तो इसका पूरा श्रेय आप सीसीएफ को दें। अगर कोई बात में अधूरी रही हो, कुछ गलत हुआ हो, आप अगर समाधानी नहीं है तो उसका पूरा जिम्मेवार मैं हूं। अच्छी बातें सीसीएफ की और कमियां मेरी है। आप सभी का पुनश्च एक बार शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई साहब, बहुत धन्यवाद। जैसा अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, हमारी पूरी जो टीम है, अब हम इस मुहिम जी। को आगे ले जाने वाले हैं। अरविंद भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, आप हैं, राकेश जी हैं। तो हमारे साथ जो लीगल टीम के सदस्य हैं वो सब लोग मिलके हम इस प्रशिक्षण को ऑल इंडिया बेसिस पे लेने वाले हैं। बातचीत चल रही है। तो बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, पर आपका समय और ये सारी व्यवस्था परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी। बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे भी अभी थोड़ी दिन पहले मध्य प्रदेश में एक छोटी सी कुछ बातचीत चली थी सपोर्ट पर्सन को लेकर के, लेकिन इतना डिटेल्ड में कि क्या उनके रूल्स हैं, क्या उनके अधिकार हैं, और बच्चे के खास करके किस किस बातों को सेफ गार्ड करना चाहिए, सारी बातों पर आपने मार्गदर्शन किया। सत्र ओपन है, हैंड रेज करेंगे, एक बार में एक ही हम प्रश्न लेंगे। अरविंद भाई साहब ने हैंड रेज किया है, आप अपना प्रश्न रखें जी। सबसे पहले तो मैं एडवोकेट संजय विजय सेनगर जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा, स्पोर्ट पर्सन के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी। हालांकि मैं भी 20-25 साल से इस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूं, मुझे स्पोर्ट पर्सन के बारे में इतनी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं इसका आभारी रहूंगा और कोशिश करूंगा कि हरियाणा प्रदेश में हम इन सब बातों का जानकारी कनेक्टेड लोगों को, स्टेक होल्डर्स को दे पाएं। मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि आप अपने आप में इस सब्जेक्ट पे एनसाइक्लोपीडिया हैं, इसका एक एसओपी अगर आपने कोई बनाया हो तो सीसीएफ को शेयर करें, ताकि सीसीएफ अपने सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी अटेंडीज को उसको शेयर कर सकें, क्योंकि है ये भाई बहुत साहब, शेयर महत्वपूर्ण करेंगे जानकारी है। करेंगे जी जी। थैंक यू वेरी मच। एक और निवेदन है, आज काफी सारे लोग नए जुड़े हैं, मैंने अपना नंबर डाला है, व्हाट्सएप नंबर मेरा। आप सबसे निवेदन है कि अपना नाम और कहां से है उस नंबर पर भेज देंगे, तो हम आने वाली वेबिनार्स के लिए आपको जोड़ सकेंगे। इसी तरह का चर्चा हम हर सप्ताह रविवार 4 से 5 करते हैं। आज हमारी ये 272वीं वेबिनार थी। मतलब पूरी टीम, हमारी जो कोर टीम है, अरविंद भाई साहब हैं, संजय जी हैं, इन सबके सहयोग से, राकेश भाई साहब हैं, और भी हैं अपने लक्ष्मण जी हैं, इन सबके सहयोग से हम पिछले 6 साल से लगातार बच्चों के संबंधित विषयों पर हर रविवार 4 से 5 आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में आज हमारा ये पॉक्सो के उस पर चला। तो जो लोग भी अगर बच्चों के विषय में काम कर रहे हैं और उनको चाहते हैं कि जोड़ा जाए, तो मुझे मेरे नंबर पर 9300628989 मैंने डाला हुआ, अपना नाम लिख करके मैसेज कर देंगे, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा जी। हैंड रेज किया है कुछ लोगों ने। CWC सोलापुर से अपना नाम बताएंगे, माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें जी। CWC सोलापुर। यस, मेरी बात आ रही है जी? नमस्कार सर। जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो, नमस्ते सेंगर सर। नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है ना सर। मैं बाल कल्याण जी जी समिति सदस्य सोलापुर महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ जी जी। सर।
आपका लेक्चर अभी बहुत अच्छा हुआ। और जैसे आपने बोला कि सपोर्ट पर्सन के बारे में सबसे पहला इन्होंने स्टार्ट किया है, तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा सपोर्ट पर्सन के लिए ऑर्गेनाइज किया है सेमिनार। सर मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था जी। कि सपोर्ट पर्सन कब तक सपोर्ट करेगा वो विक्टिम को, और जो सीडब्ल्यूसी को रिपोर्ट देना पड़ता है सपोर्ट पर्सन ने, तो वो कितने दिन के बाद देना चाहिए, या उसके लिए कुछ रूल्स है सर? नहीं, जैसे कि मैंने बताया था कि मंथली रिपोर्ट में फॉर्म नंबर 1 या ए जो है, अभी जो पॉक्सो या एनसीपीसीआर ने जो गाइडलाइन दी है उसमें एक फॉर्म दिया है ए, तो उसके अंतर्गत उन्हें मंथली उनको रिपोर्ट पेश करनी होगी। ये हो गया उसका पहला जवाब। दूसरा, देखिए बच्चों की उसको उस हादसे से बाहर आना, इसका कोई समय निर्धारण कोई नहीं कर सकता, हर केस अलग अलग है। लेकिन चूंकि कहीं तो भी फ्रेम एक फिक्स करनी होती है, तो अगर आपने देखा हो तो उसमें यह बताया है कि सपोर्ट पर्सन 3 साल के लिए तो वैसे भी नियुक्त होते हैं, और अगर ज्यादा जरूरत है तो अगले 3 साल भी माननीय जिलाधिकारी महोदय के परमिशन से, तो 6 साल का एक समय दिया है हुआ है उसमें। लेकिन जैसे कि आप खुद भी सीडब्ल्यूसी में कार्यरत है सोलापुर में, और आपका बड़ा अच्छा काम है, तो हम बच्चे की नीड क्या है, हमने कहाँ तक उसको देना है, ये सीडब्ल्यूसी तय कर ले डीसीपीओ के साथ चर्चा करके। अगर और भी कालावधि ज्यादा लगता है तो मुझे लगता है कि माननीय जिलाधिकारी से केस टू केस ये डिफर हो सकता है, उनसे बात करके कालावधि बढ़ाया जा सकता है। जी। जी। वैसे तो जब तक थैंक बालक की आवश्यकता है एक्ट के अनुसार भाई साहब, तब तक उसको मिलना चाहिए, यही लिखा बिल्कुल हुआ है कि बिल्कुल जब तक बालक को बिल्कुल। आवश्यकता है। डॉक्टर लक्ष्मण हमारे त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब अपना प्रश्न रखें। नमस्ते संजय जी, त्रिपुरा से। सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा तरीके से आपने डिस्कस किया एक कॉम्पेंसेशन के बारे में। जी। कॉम्पेंसेशन के लिए CWC can apply for the compensation directly to the district legal services in favor of the victim. CWC can help। देखिए जैसे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, इको हो रहा है, अब बोलिए सर, अब बोलिए। अगर अगर महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो जैसा मैं निवेदन किया था कि महाराष्ट्र में मनोधैर्य योजना दी जाती है। 2-3 उसमें विक्टिम है अलग अलग, जिसमें एसिड अटैक होगा या केरोसिन से अगर अटैक होता है तो वो उसमें से एक पॉक्सो भी है। 10 लाख रुपया तक का वो प्रावधान किया गया है, और उसमें माननीय पीडीजे साहब और माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी, और ये सब इन लोगों की मिलकर कमेटी होती है। जब भी केस होता है एफआईआर, उसके बाद में 164 या 183 और एक दो कुल कागजात, आधार कार्ड और ये सारी चीजें वहां सबमिट करनी होती है। जितने जल्दी देंगे, बालक के लिए इंटरिम एक ऑर्डर होती है, उनकी मीटिंग होती है कमेटी की, और बालक को इंटरिम उसमें मदद की जाती है, और फिर प्रोसेस के अनुसार दी जाती है। जैसे एक आपको ये भी याद होगा कि विक्टिम कॉम्पनसेशन एक्ट एक है, उसके अंतर्गत भी उसे मदद मिल सकती है। सीडब्ल्यूसी का रोल साहब बड़ा गजब का है। देखिए सीडब्ल्यूसी सिर्फ अगर पन्नों में और दिए हुए पॉइंट में ही उलझ कर रह जाए तो वो उतना ही करेगी। सीडब्ल्यूसी दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो उस विक्टिम के गवर्नमेंट के तरफ से नियुक्त किए, यानी वैसे नियुक्त नहीं किए, क्योंकि सीडब्ल्यूसी है वो माता पिता ही है, वो लोगों का इतना वाइड रेंज है, वो कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है हमारे यहाँ कानून में ऐसा मदद ले सकते हैं, तो वो एक प्रॉपर चैनल से वो लोग मदद करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी साहब इसमें। सौर्या जी ने हैंड रेज किया, सौर्या तालेगांवकर, कहाँ से है, थोड़ा परिचय दिए, अपना प्रश्न रखें जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। मैं अकोला जिला से बात कर रही हूँ। मुझे सर से ये पूछना था कि जैसे ये मनोधैर्य योजना होती है ना, मैंने अभी